बसवराज जी ये सीपी मोदी संगठन की अंतिम महासचिव होगा, क्योंकि इस संगठन एक प्रतिबंधित और गैर कानूनी संगठन है। कोई संविधानिक कोई संगठन या संविधानिक कोई पद नहीं जिसके लिए किसी और को आकर मतलब उसका पदभार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से इलीगल और बैंड आउटफिट है और इसका अंत भी बहुत जल्दी होने वाला है। उसके अंत निश्चित और निकट होने वाला है। इसलिए इस संगठन के किसी प्रकार का कोई अन्य कोई महासचिव या कोई सचिव या कोई लीडर का आवश्यकता नहीं। इसके सभी जो टॉप लीडर्स के बारे में हम लोग के पास समय समय पर आसूचना प्राप्त होते रहते, उनके खिलाफ भी हमारा जो कार्रवाई जारी रहेगा। उनके पास एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर आकर आत्मसमर्पण करे ताकि सुरक्षित रह सकता है, एक सामान्य जीवन जी सकता है और समाज की मुख्य धारा में पुनः वापस रीइंटीग्रेट हो सकता है। इसको छोड़ के यदि आतंक के बल पर कोई गतिविधि का अंजाम देने के लिए सोचेंगे भी, फिर उनका अंत काफ़ी गंभीर होगा और बहुत निकट भी होगा। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन संपूर्ण रूप से अवैध गतिविधि के ऊपर ही ये संगठन निर्भर रहते हैं। यदि उनके पास यदि फंड की यदि आवश्यकता होगा, जो लेवी वसूल करते, ये भी एक अवैध कार्रवाई होते हैं। और यदि उनके पास वेपन्स का आवश्यकता होगा, यदि सुरक्षा बल से कोई घटना कर लूटते है तो इलीगल तरीके से फैब्रिकेट करते, उनके पास जो अंदरूनी इलाका में जो ऐसा कुछ फैसिलिटी है जिसके माध्यम से वो BGL शेल से लेकर जो मजल लोडिंग राइफल्स इत्यादि वेपन को वो लोग बनाने के काम करते थे। 21 मई 2025 नक्सल विरोध अभियान के इतिहास में न सिर्फ बस्तर में, संपूर्ण देश भर में या दुनिया भर में काफ़ी एक हिस्टोरिकल और निर्णायक दिन के रूप में हम उसको देखते हैं, क्योंकि उस दिनांक को सुरक्षा बल द्वारा संचालित की गई अभियान में सीपी मोदी संगठन का जो सरगना है, जो सीपी मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 26 महोदयों का बसवराजू साथ 26 टोटल 27 महोदय के डेड बॉडी सुरक्षा बल ने रिकवर की गई थी। मात्र उनके पास अभी एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करे, आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, अन्य तो काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। देश में इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन कगार और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। हमारे साथ बात करने के लिए बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी हैं, जो लंबे समय से नक्सल मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। 6 साल से बस्तर आईजी हैं और करीबन 12 साल इनका इस बस्तर और वनांचलों में काम करने का अनुभव रहा है। आज हम उनसे जानेंगे कि बस्तर में जो नक्सलवाद को लेकर जो फोर्स ने जो 26 मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय किया है नक्सल मुक्त भारत अभियान के लिए, उस पर किस तरह का एग्जीक्यूशन हो रहा है, फोर्स जिस तरह आक्रामक मोड पे है वो किस तरह काम कर रही है, और नक्सलियों की जो रीढ़ टूटी है, माओवादियों की रीढ़ टूटी है, जिसकी वजह से वे बार बार शांति वार्ता के प्रस्ताव रख रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं और शीर्ष कमांडर्स, पिछले कुछ दिनों पहले गरियाबंद में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें मारे गए थे उनके टॉप नक्सली लीडर। अभी बसवराजू जो माओवादी संगठन का सबसे बड़ा नेता था, तो किस तरह अब इनकी संख्या बल में अगर जाएंगे तो कितने बस्तर में और मतलब छत्तीसगढ़ में नक्सली कितने बच्चे हैं, थोड़ा बताएंगे। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन का पूर्ण रूप से सफाई कराना और क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के साथ साथ शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये शासन का एक संकल्प है। साथ साथ क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है। इसी अनुसार सुरक्षा बल द्वारा लगातार इस इलाका में इसी दृष्टिकोण से कार्य करते आ रहे हैं और जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। विगत समय में देखा जाए तो वर्ष 2024 और 25 इन समय में 400 से अधिक जो सीपी मोदी संगठन का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। उनमें से टॉप लेवल माओवादी कैडर सीपी मोदी संगठन के जो सरगना बसवराजू और उनकी जो सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति और अन्य जितना भी जो DKZC कैडर्स है, PLG फॉर्मेशन कैडर्स, इस प्रकार का काफ़ी जो आर्म्ड कैडर्स का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे और उसी कारणवश माओवादी संगठन का संख्या बल अभी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है।
यदि हम मात्र ऊपर का जो टॉप लेवल का सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो की यदि बात करेगा, पहले लगभग 40 की संख्या हुआ करते थे। उनमें से विगत समय में अनेक अनेक जो मुठभेड़ के पश्चात या दूसरा अन्य कारणवश जो माओवादी संगठन का जो टॉप लीडरशिप में काफ़ी कमी आए हैं। वर्तमान में मात्र ऐसा 11-12 जो सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का संख्या भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और उसके अलावा जो अन्य जो नीचे लेवल का फॉर्मेशन है, यदि डिविजनल कमेटी से लेकर एरिया कमेटी और पीएलजी फॉर्मेशन से, उसका भी संख्या बल काफ़ी कम हो चुकी है। अनेक ऐसा फॉर्मेशन से जो विलोपित होगी और 2-3 फॉर्मेशन एक साथ मर्ज होगी। इस टाइप का परिस्थिति में हमको मात्रा भी ऐसा 300-400 जो रेगुलर आर्म्ड माओवादी कैडर का और अन्य उनका कुछ सपोर्ट जो कैडर्स होते, जो मिलिशिया कैडर्स और जो अन्य जितना उनकी जनता सरकार कैडर्स, इस टाइप का मात्र कम संख्या में अभी हमको जो सीपीओ माओवादी संगठन का जो बल संख्या देखने के लिए मिल रहा है। और उनकी क्षेत्रफल भी काफ़ी हद तक सिमट गई है और शेष इलाका में भी लगातार हमारा कार्रवाई जारी है, ताकि आने वाला बहुत जल्दी इन सब माओवादी गतिविधि के ऊपर हम पूर्ण रूप से विराम लगा सकता है। लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। अभी के ऑपरेशन और पहले जो ऑपरेशन हुए हैं उसको लेकर क्या फ़र्क है, मतलब ऑपरेशंस में? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा पूर्व में जो पहुंचविन क्षेत्र हैं, जहां पर घना जंगल है या कठिन भौगोलिक परिस्थिति कारण से जिस इलाका में सुरक्षा बल का ज़्यादा कोई डोमिनेशन नहीं रहा, उन इलाकों को अपना आधार क्षेत्र मानते हुए उस क्षेत्र की जनता को अलग अलग विषय पर, खासतौर पर जंगल जमीन के विषय पर गुमराह करके, दिग्भ्रमित करके उनको अलग अलग समय में डरा धमका कर उनकी युवा युवतियों को, उनके परिवार के कम उम्र के बच्चों को भी नक्सल संगठन में भर्ती की गई थी। उसी के माध्यम से लगातार क्षेत्र में एक प्रकार का एक वातावरण निर्मित करके रखा थे। लेकिन सुरक्षा बल द्वारा जिस तरीके से विगत समय में नया नया सुरक्षा कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, हमारा प्रत्येक ऑपरेशनल बेस कैंप है उसको एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में भी कार्य करते हुए ऑपरेशंस के अलावा विकास कार्य को भी गति देने के लिए कार्य करते आ रहे हैं। उन सब कारणवश अभी वर्तमान में हमारा जो नक्सल विरोधी अभियान का जो परिणाम काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी इफेक्टिव नज़र आ रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम इसमें और फोकस कर कार्य करेंगे, ताकि पूर्व में जो क्षेत्रफल में हमारा पास इतना मजबूत उपस्थिति नहीं थे, उसी कारण से नक्सल ने कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाए थे। उस चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए अपना सिक्योरिटी वैक्यूम को लगातार एड्रेस करते आ रहा है। और हमारा जो टीम्स का भी जो काफ़ी दिशा निर्देश लगातार देते आ रहा है, ताकि ऑपरेशंस का परिणाम काफ़ी सकारात्मक हमको देखने के लिए मिल रहा है। बस्तर के आदिवासियों की बात होती है, लोगों का ये कहना है और अलग अलग संगठन ये दावा करते हैं कि बस्तर में फोर्स और नक्सल के और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ होती हैं या फोर्स कई आदिवासियों को नक्सली बताकर मार देते हैं, जो ये लोग आरोप फोर्स पर लगता रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? माओवादी संगठन के सभी कैडर्स के बारे में जो प्रोफाइल है सुरक्षा बल के पास उपलब्ध है, क्योंकि विगत काफ़ी समय से हमने इस दिशा में काम करते करते माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप से लेकर उनकी नीचे लेवल के जितना भी जो बेस कैडर्स है, सबकी प्रोफाइल सुरक्षा बल के पास अभी काफ़ी अच्छी तरीके से उसके हम लोग कंपाइल करके रखा, ताकि उसी आधार पर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हमारा सभी सर्च ऑपरेशन से लेकर अन्य जो कार्रवाई रहते हैं और जितना भी जो ऑपरेशंस अभी संचालित की जा रही है, समस्त अभियान नीट एंड क्लीन ऑपरेशन और एक ट्रांसपेरेंट कार्रवाई के माध्यम से की जाती। इस विषय को पूरा क्षेत्र की जनता भी अप्रिशिएट करते हैं और सबके सामने हम अभियान के पश्चात पूरा विवरण को भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई चीज़ों को छुपाना या किसी प्रकार का तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने का आवश्यकता सुरक्षा बल के पास नहीं रहा। और सभी ऑपरेशंस का जो कार्रवाई को सभी प्लेटफॉर्म में इसको अप्रिशिएट की जाती है। लेकिन माओवादी संगठन और उनके समर्थक द्वारा उनके कैडर को मनोबल को बना रखने के लिए, क्योंकि उनके कैडर्स का मनोबल काफ़ी गिर चुकी है, क्योंकि संगठन काफ़ी सेटबैक को सामने कर रहा है, उसी कारण से सुरक्षा बल की कार्रवाई के ऊपर कोई आधारहीन, कोई अनर्गल जो एलिगेशंस लाकर उस कार्रवाई को थोड़ा पोल्यूट करने के लिए काम करते, उससे कोई असर नहीं पड़ते, क्योंकि सब लोग जानते, पहचान लिया सिक्योरिटी फोर्सेस का काम किस तरीके से रहते और कैसे रहते, किस तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंटली अपना संपूर्ण कार्रवाई होती है। इसलिए माओवादी किस प्रकार का कोई एलिगेशन से कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कार्रवाई विधि सहमत कार्रवाई है और जो कानूनी और जो संविधान के दायरा में रहकर हमने अपना काम को अंजाम देते हैं।
बस्तर को लेकर, नक्सलियों को लेकर और आदिवासियों को लेकर ये बात होती है कि बस आदिवासी जो है वो सरकार और फोर्स के मुकाबले नक्सलियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, या उनकी बातों पर, उनकी बातें उनको ज़्यादा सही लगती हैं सरकार के मुकाबले। जैसा ये बात बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है, और जैसा वर्तमान की परिस्थिति में यदि देखा जाएगा, क्षेत्र की जनता जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा बल शासन के मंशा अनुरूप समर्पित होकर काम कर रहा है, और शासन की मंशा काफ़ी स्पष्ट है, इस इलाके से नक्सल आतंक को समाप्त करना है और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप उनका जीवन जीने के लिए उनका एक अधिकार मिलना चाहिए। उसी संकल्प को सामने देखते हुए हमने लगातार इलाके में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन से लेकर अन्य सभी प्रकार का जो गतिविधि को संचालित करते, और क्षेत्र की जनता का समर्थन यदि नहीं मिलेगा हम इतना सफलता हासिल करना संभव ही नहीं होते, क्योंकि इस नक्सल गतिविधि के कारण से सबसे बड़ी जो पीड़ित यदि पक्ष होगा वो क्षेत्र की जनता ही है, क्योंकि लगभग 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण, खासतौर पर जो महिला बच्चे का जो मृत्यु नक्सल आतंक के कारण से हुआ, आईडी ब्लास्ट के कारण से, या कोई जन अदालत लाकर पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर निर्दोष ग्रामीण को मौत द्वारा मारा गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और हमारा सैकड़ों की संख्या में जवानों को शहादत हुआ। इस प्रकार नक्सल गतिविधि कारण से क्षेत्र में सिर्फ एक नकारात्मक परिस्थिति देखने को मिला, उसको बदलते हुए अभी वर्तमान में सुरक्षा बल द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप समर्पित होकर काम कर रहा है, ताकि क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को समाप्त करके एक नया पहचान दिलाने का और जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए हमारा एक मेन मकसद है, उसी में हम सफल होते जा रहे हैं। उसमें जनता का समर्थन और सहयोग काफ़ी अच्छी तरीके से हमको प्राप्त हो रहा है। नक्सलियों के सरेंडर की बात होती है, बहुत से नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं, बहुत से नक्सली इस डर से सरेंडर किए हैं। जितने नक्सली सरेंडर किए हैं उतने हथियार उनके साथ नज़र नहीं आते, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हथियार छुपा कर सरेंडर करने आते हैं, या फिर आने वाले टाइम पे इसकी वजह से फोर्स को किसी तरह की परेशानी उठानी पड़ सकती है? जैसा भी वर्ष 2024 और 25 के विगत यदि 16 महीने के यदि आंकड़ा देखा जाएगा, लगभग 500 से अधिक जो हथियार है सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात नक्सल हाइडोट से बरामद किए गए थे। उनमें से खासतौर पर जो ग्रेडेड वेपन्स है, AK-47, LMG, इंसास, SLR, 303 इस टाइप के ग्रेडेड वेपन्स, उसकी संख्या पूर्व की तुलना में काफ़ी अच्छी प्रोपोर्शन में रिकवर किए गए थे, बरामद किए गए थे। और जैसा नक्सल संगठन की जो बल संख्या कम होने के साथ साथ उनके फायर पावर भी काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं, और जो नक्सल संगठन की छोड़कर यदि कोई कैडर सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, उनका अलग अलग परिस्थिति को सामना करना पड़ते, खुद अब पहले अपना सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ते, इसलिए कई बार हथियार ले आ पाते हैं, कई समय मतलब हथियार नहीं ले आ पाते। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है वो हिंसात्मक विचारधारा को त्याग करके यदि समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए सभी कैडर्स जो किसी न किसी स्वरूप से आ रहा है, यदि हथियार के साथ आ रहा है या बिना हथियार आ रहा है, उनका हम स्वागत करते और उनका पुनर्वास करने के लिए शासन की पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता भी हम देते हैं। उससे काफ़ी अच्छा सकारात्मक एक माहौल हमको इलाका में देखने के लिए मिल रहा है। आप लंबे समय से बस्तर में रहे हैं, मतलब करीबन 1 दशक से ज़्यादा वर्ष, ज़्यादा समय आप बस्तर और बस्तर के इलाकों में बिताए हैं, तो अलग अलग सरकारों का वक्त भी था, वो अलग अलग सरकारों का क्या अप्रोच रहा है नक्सलवाद को लेकर? शासन का हमेशा एक स्पष्ट मंशा रहते हैं, इलाका में किसी प्रकार का गैरकानूनी गतिविधि ना चले, किसी प्रकार का व्यक्ति या समूह आतंक के बल पर, हथियार के बल पर क्षेत्र की जनता को तंग ना करे, उनकी जान माल का किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, ये हमेशा शासन का स्पष्ट मंशा रहते। उसी मंशा के तहत ही सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन और समस्त जो पैराफर्नैलिया काम करते। और वर्तमान में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का काफ़ी एक स्पष्ट मंशा है, इलाका में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत, इसी संकल्प के तहत ही हम सब समर्पित होकर काम कर रहा है, जिसके परिणाम काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और आने वाले समय में और बेहतर होने का पूरा संभावना है, ताकि जो लक्ष्य सेट किए गए थे आने वाला जो 2026 में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना, इसी लक्ष्य को हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है, और ये लक्ष्य को निश्चित रूप से हम सफलता के साथ हासिल करने में पूर्ण संभावना है।
नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत, आपने इस संकल्प की बात की। मार्च 2026 की डेडलाइन केंद्र की तरफ से दी गई है। फोर्स उस दिशा में बढ़ भी रही है। ये जब ये लक्ष्य जो है नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य जब हासिल कर लिया जाएगा, तो जो इतनी बड़ी संख्या में फोर्स और इतनी बड़ी संख्या में जो कैंप खोले गए हैं, क्या ये रहेंगे या इन्हें वापस करने की स्थिति में है, या फिर फोर्स के साय में ही बस्तर में शांति रहेगी? क्या सोचना है आपका? वर्तमान में सुरक्षा बल के एक स्पष्ट मैंडेट है जो आने वाला बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल आतंक को समाप्त करना। उसके लिए जो भी तरीके होते, जैसा नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके उसको एक इफेक्टिव ऑपरेशन बेस के रूप में यूज़ करना है। साथ साथ उन एरिया को एक विकास कार्य के लिए भी अपना सिक्योरिटी कैंप्स एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करते, जैसा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप काम करते। इस सुरक्षा कैंप के साथ साथ एक सुविधा केंद्र के रूप में भी अपना एक कार्य करते आ रहे थे। आने वाले समय में जैसा नक्सल गतिविधि समाप्त होगा, उसके बाद शासन द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम सबका मैंडेट ये है, इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देना है और क्षेत्र की जनता का जान माल का रक्षा करना। उसके लिए हमारा सभी कैंप्स काम कर रहा है और आने वाले समय में जैसा शासन का जो निर्णय होगा उस हिसाब से जो बेहतर और काम होते जाएगा। बस्तर या किसी भी वनांचल में जहाँ नक्सलवाद चरम पर है, वहाँ 3 वर्ग माने जाते हैं। सरकार यानी कि फोर्स, और सरकार एक, दूसरा नक्सल माओवाद, और तीसरा आदिवासी, वहाँ का जो मूल निवासी है। तो एक ट्रस्ट डिफिशिएट मूल निवासी और सरकारों के बीच में हमेशा से रहा है। क्या ये ऑपरेशन होने के बाद जो बस्तर में विश्वास बहाली की बात हो रही है, बात मतलब बस्तर में विश्वास बहाली किस तरह हो पाएगी? शासन के समस्त कार्रवाई का जो केंद्रीय बिंदु रहते हैं, जो क्षेत्र की जनता रहते हैं, खासतौर पर यदि हम बस्तर की बात करेगा, इधर के जो स्थानीय वनांचल क्षेत्र में जो आदिवासी और मूलवासी है, उनकी जो विषय को ध्यान में रखकर शासन द्वारा हर एक निर्णय को ली जाती है। ऑपरेशन निर्णय भी इस क्षेत्र की जनता का जान माल को रक्षा करने के उद्देश्य से सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहा है और ऑपरेशन संचालित हो रहा है, और उसके परिणाम भी आप सबके सामने काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम है। और अभी शासन और जनता के बीच के जो संबंध है काफ़ी मजबूत और मधुर हो चुकी है, और उसके लिए स्थानीय सुरक्षा बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन भी एक सेतु का काम करते हुए जो इस इलाके में जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना है, जैसा सड़क, पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, रेशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा का सुविधा, इस टाइप का मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में स्थानीय प्रशासन और फोर्सेस ने मिलकर काफ़ी बेहतर काम करता रहा। उसी कारण से जो शासन और जनता के बीच के जो संबंध है काफ़ी और मजबूत होते जा रहा है, और आने वाले समय में ये संबंध और भी मजबूत होगा और मधुर होगा। और ये पूरा जो कार्रवाई के लिए संपूर्ण एक स्टेक होल्डर है, जो प्रमुख एक स्टेक होल्डर है, क्षेत्र की जनता है, उसी को ध्यान में रखकर हम सब समस्त कार्य को करते रहे, और आने वाले समय निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप ही समस्त कार्रवाई भी होगा और परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक सबको देखने के लिए मिलेगा। ऑपरेशंस को लेकर मतलब जिस तरह फोर्स पहले ह्यूमन इंड पर काम करती थी, अब फोर्स जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जंगलों में, कामयाबी भी मिल रही है, बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अभी ह्यूमन इंट और क्या ह्यूमन इंट अभी भी उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह पहले काम किया करता था, कि टेक ने ह्यूमन इंट की भी जगह ले ली है? सुरक्षात्मक कारणों से हम जैसे इंटेलिजेंस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सभी ऑपरेशन का एक आधार जो होते मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट है। ये कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, इस संबंध में हम सुरक्षात्मक कारण से बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कहना चाहूँगा, पहले के तुलना में वर्तमान में अभी हमारा पास आसूचना पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो रहा है, और उसी आधार पर हमारा सभी अभियान काफ़ी स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर संचालित होने के कारण से हमको टॉप लेवल माओवादी कैडर से लेकर जो उनकी जो जितना भी पीएलजी कैडर्स है, अन्य जितना भी जो उनकी हथियारबंद माओवादी कैडर्स का खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। अनेक माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ के पश्चात कई माओवादी कैडर्स की गिरफ्तारी की गई थे, और कई माओवादी कैडर से संपर्क करके उनका सरेंडर कराने के लिए भी प्रयास
सफल हुआ और अभी भी लगातार जारी है। इसलिए क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र की जो अन्य जो स्टेक होल्डर्स है उनसे काफ़ी हमको अच्छा सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और सभी प्रकार का जो हमारे पास जो साधन संसाधन उसके माध्यम से हमको ऑपरेशन को बेहतर संचालित करने के लिए ताकत मिल रहा है और उसी को लेकर हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस में और सरेंडर करने की वजह से आपने जो बोला कि हथियार नक्सली बड़ी संख्या में नक्सलियों से हथियार बरामद किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे हथियार मिले हैं जो पिछले जो हमलों में नक्सलियों ने लूटे थे फोर्स से। तो अभी नक्सलियों के हथियारों की ताकत कितनी है, गन रनिंग कैसे हो रही है और इनका जो फाइनेंशियल और मतलब हथियारों का जो नेटवर्क सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है? प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन जैसे उसके संगठन की पहचाने हुई है, एक इलीगल और बैंड आउटफिट है। इसलिए उनके पास जितना भी जो रिसोर्सेस होते हैं, साधन संसाधन होते हैं, सब इलीगल तरीके से उनको मिलते हैं। यदि हथियार की यदि बात करेगा, पूर्व में सुरक्षा बल के ऊपर कोई बड़ी बड़ी घटना करके या सिक्योरिटी कैंप्स को लूट कर माओवादी द्वारा हथियार को लूटा गए थे और कुछ हथियार को वो इलीगल तरीके से फैब्रिकेट करते, उसके मैन्युफैक्चरिंग करते। उन सब हथियार को वापस अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल फिलहाल के मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। उदाहरण स्वरूप 21 मई 2025 को हुई मुठभेड़ में सीपी माओवादी संगठन के जो सरगना बसवराजू का डेड बॉडी और 26 अन्य माओवादी कैडर, टोटल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। उस मुठभेड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, SLR इस टाइप का ग्रेड वेपन्स को भी बरामद किए गए थे। उनमें से एक हथियार है 2010 जो ताड़मेटला घटना में सुरक्षा बल से माओवादी ने लूट लिया। उस हथियार को बसवराज एनकाउंटर के पश्चात हमने वापस रिकवर किया और 2017 बुरकापल एनकाउंटर में भी जो माओवादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस से लूटा, उस हथियार को भी हमने बसवराजू के एनकाउंटर के पश्चात वापस रिकवर किया। इस प्रकार अलग अलग मुठभेड़ में हमने पुराना जो हथियार जो सुरक्षा बल से माओवादी ने लूट लिया उसको वापस हमने रिकवर किया और उनकी जो अन्य जो सोर्सेस है, जैसा इलीगल तरीके से जो मैन्युफैक्चर करने का, उस फैसिलिटी को भी हम हाल फिलहाल में जो 21 डेज़ का जो एक अभियान जो कोरागुटला हिल्स में हमने संचालित किया, उस अभियान के दौरान माओवादियों का ऐसा जो 4 फैक्ट्री है जहां से वो लोग लेथ मशीन लगाकर जो लोकली BGL शेल्स, BGL लॉन्चर्स और अन्य जितना भी मजल लोडिंग वेपन्स और IEDs वगैरह फैब्रिकेट करते, उस फैसिलिटी को हमने आइडेंटिफाई करके ध्वस्त किया और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में उनका जो हथियार बनाने का जो कंटेंट है, वो रॉ मटेरियल है, उसको भी हमने रिकवर किया। इस प्रकार का माओवादियों को जो इलीगल वेपन्स का सोर्सेज के ऊपर हमने प्रभावी कार्रवाई किया। उसकी अन्य जितना भी जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम होते हैं जिसमें फिनेंशियल सोर्सेज भी होते, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई किया। उनका लॉजिस्टिक सप्लाईज, एक्सप्लोजिव सप्लाईज, दवाई का जो मेडिसिन का जो सप्लाई चेन है, उनके खिलाफ भी हमने अलग अलग मॉड्यूल्स को ब्रेक करके कार्रवाई किया। इससे वर्तमान में माओवादी संगठन का सभी प्रकार का जो सप्लाई नेटवर्क है उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान करके उसके खिलाफ कार्रवाई किया, ताकि उनका अभी किसी प्रकार का सप्लाई मिलने में काफ़ी कठिनाई को सामने करना पड़ रहा है। माओवादियों को सप्लाई की बात हो या आर्थिक फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो उसमें एक लेवी का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जो वसूलते हैं ठेकेदारों से, अफसरों से, काम करने वालों से, कारोबारियों से। तो वो अभी किस स्टेटस पर है? लेवी क्या नक्सली माओवादी लेवी वसूल पा रहे हैं? क्योंकि माओवादी संगठन का संपूर्ण कार्रवाई एक प्रताड़ना करना है, हिंसा का बल लेकर करना और शोषण करना है, इन विषय के ऊपर ही उनका पूरा कार्रवाई आधारित रहा। इसलिए वो एक इलीगल और बैंड आउटफिट के रूप में शासन ने उसका प्रतिबंधित किया। उनका लेवी वसूल करने का भी तरीका, जैसे निर्दोष ग्रामीण है, एक गरीब आदिवासी है जिन्होंने अपना मेहनत से 2 पैसा कमाया है, उनसे भी वो लोग पार्टी के चंदा के नाम पर पैसा वसूल करते थे और अन्य जितना भी जो लोगों से भी डरा धमका कर उनसे लेवी वसूल करते थे। इस प्रकार माओवादी ने एक इलीगल फंड के लिए अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी को अपनाते, उन सब के खिलाफ भी हम काफ़ी प्रभावी रूप से भी कार्रवाई की। इसलिए उनका सोर्स ऑफ फंडिंग अभी काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है और जैसा आने वाले समय में भी हमारा विशेष फोकस इसमें रहेगा, माओवादियों का जो लेवी वसूल को किस तरीके से हम रोक सकता है, उनके जो चैनल ऑफ फंड है उसके किस तरीके से हम ब्रेक कर सकता है, उनका लॉजिस्टिक सप्लाई, उनके जो मेडिसिन का सप्लाई, अन्य जितना भी उनके पास जो इलीगल सप्लाई होता है उसका किस तरीके से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसी में हमारा विशेष फोकस और कार्य योजना रहेगा।
इतने लंबे समय से आप हैं, इतने सालों में कभी आपको लगा क्या कि माओवादियों का पाकिस्तान और चीन जो बात उठती रहती है, बीच में पाकिस्तान का एक कनेक्शन सामने आया था जिसमें मेड इन पाकिस्तान के हथियार मिले थे, तो क्या इन विदेशी मुल्कों से नक्सलवाद का कोई ताल्लुक है, कोई संपर्क है, कोई कनेक्शन है, कुछ इस तरह की बात सामने आई क्या कभी? कोई भी आतंकवाद यदि संगठन होगा या कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होगा या इंसर्जेंट ग्रुप्स होगा, इन लोगों के बीच में आपसी कहीं ना कहीं कनेक्शन अलग अलग समय में हमको देखने को मिला है। और किसी न किसी विषय को लेकर यदि कोई आईडी में एक्सपर्टीज बनाने के लिए या कोई आर्म्स सबमिशन का सप्लाई को लेकर या अन्य जितना भी जो उनके पास जो एक कनेक्ट बनते हैं उसी को लेकर समय समय पर जानकारी मिलते हैं। और जैसा पब्लिक फोरम में भी इस विषय सामने आते। अभी उदाहरण के लिए हाल फिलहाल में जो सीपी माओवादी संगठन के जो सरगना बसवराजू का डेड बॉडी रिकॉर्ड करने के बाद उस विषय को लेकर अनेक अनेक वीडियो सामने आए थे। इसमें दूसरा देश का भी जो एक्सट्रीमिस्ट जो आउटफिट्स है अपना वीडियो बनाकर उसका प्रसारित किया। उसका सत्यता कितना, उसका ऑथेंटिसिटी कितना है उसका हम जांच कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप के जो संगठन एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं ताकि उसी के माध्यम से जो सप्लाई होते हैं उनके पास जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के या किसी प्रकार का कोई जानकारी के लिए या कोई फंड के लिए कोई वेपन्स के लिए उस विषय को लेकर मतलब जो संबंधित एजेंसी है नज़र रखते हैं। जो हम यदि अपराध क्षेत्र का बात करेंगे बस्तर इलाका का, इसमें सुरक्षा बल द्वारा लगातार उस पर नज़र रखकर कार्रवाई करते और जो भारतवर्ष में जो एजेंसी उसके लिए काम करने के लिए सक्षम है वो भी इस विषय पर ध्यान रखकर आगे का कार्रवाई करते हैं। विदेशी कनेक्शंस की बात जो बोली और अलग अलग देशों से जो माओवादी संगठन है उनकी तरफ से बसवराजू की मौत पर को लेकर जो वीडियो जारी हुए, दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया में एक संगठन है जो माओवादी पार्टी तो माओवादी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर है, सी कंपोसा, उसका रोल क्या किस लेवल पर पाते हैं आप? ये सीपी माओवादी संगठन का जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम पर मतलब संगठन जैसा भारतवर्ष में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ग्रुप में 2004 से ये जो अलग अलग आउटफिट्स ने एक साथ होकर मतलब वर्ष 2004 से सीपी माओइस्ट ग्रुप में ये इलीगल गतिविधि को अंजाम देते आ रहे थे, जिसके अंत अभी बहुत जल्दी होने वाला भी है। लेकिन दूसरे देश में भी जैसा माओइस्ट आउटफिट्स है या कोई लेफ्टिंग एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स अलग अलग नाम से काम कर रहा होगा, उसके बीच में एक ताल्लुकात इसके पूर्व में भी कई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से देखने के लिए मिला और कई ऐसे कनेक्ट मतलब अभी भी संभवतः हो सकता है, जैसे उसके खिलाफ संबंधित एजेंसीज लगातार नज़र रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते। और भारतवर्ष के अंतर्गत यदि सीपी माओइस्ट संगठन की यदि बात करेगा, उनके क्षेत्रफल काफ़ी हद तक सिमट गई है। पहले वो लोग पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर स्थापित करने के एक सपना देखते थे, लेकिन वो सपना भी टूट गई है। अनेक इलाका में जो माओवादी के जो कैडर्स का जो बेस है उनके आधार क्षेत्र अभी समाप्त हो चुकी है। इसलिए माओवादी का जो रिकॉर्ड स्थापित करने का जो उनके सपना वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और इसी प्रकार का अन्य जो देश में भी संभवतः उनकी ताकत और उनके आधार क्षेत्र कम हो गई होगा, उसके संबंध में जो सक्षम जो एजेंसीज उसमें नजर रखकर आगे कार्रवाई करते हैं। हेड ऑफ फोर्स होने के नाते शांति वार्ता, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि शांति वार्ता को लेकर जो सवाल की बातें उठ रही हैं, जो शांति वार्ता होनी चाहिए, अलग अलग संगठन इस बात को कर रहे हैं कि उनको फोर्स उन्हें मौका नहीं दे रही है कि वो हथियार डालें और शांति की बात करें। तो चूंकि आप हेड ऑफ फोर्स हैं तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब शांति वार्ता होनी चाहिए या फिर ये फैसला सरकार को लेना है? शासन द्वारा अनेक बार इस विषय को लेकर अपना स्थिति को स्पष्ट कर चुकी है। यदि कोई भी जो सीपी माओवादी संगठन का कैडर या कोई समूह है हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि सामने आएगा, उनका हम स्वागत करते हैं, उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करते हैं। यदि इसको छोड़कर यदि कोई भी कैडर या उनकी ग्रुप है जो जंगल के अंदर बैठकर क्षेत्र की जनता की जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि कोई सोचेंगे भी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
की जाएगी। अभी हाल फिलहाल में सीपीएम माओवादी संगठन के जो पूरा टॉप लीडरशिप के खिलाफ काफ़ी प्रभावी कार्रवाई किया, उसके सरगना तक डेड बॉडी सुरक्षा बल ने रिकवर किए थे। इसलिए मात्र एक ही विकल्प अभी सीपीएम माओवादी संगठन के पास बचा है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। उसके बाद उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं। शासन द्वारा शांति वार्ता को लेकर भी इसी प्रकार के जो स्थिति को काफ़ी स्पष्ट रूप से अनेक बार सामने रख चुकी है। इसलिए माओवादी संगठन के पास उनके कोई बोलने और कहने और करने में काफ़ी फ़र्क भी कई बार नज़र आते हैं, जो बोलते कुछ और करते कुछ। इसलिए उनके विषय पर हमको कोई बातों में आने की आवश्यकता नहीं। उनका हमेशा एक आतंक के बल पर इस संगठन को आगे ले जाने के लिए उनके विचार रहते थे। इसलिए उनकी इलीगल और उनके जो एक हिंसात्मक जो विचार के खिलाफ हमको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो स्पष्ट मैंडेट है, उसी के तहत अभी सुरक्षा बल द्वारा लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं और आने वाले समय उसका अंत बहुत जल्दी और निकट होने वाला है। बसवराजू जो अब तक माओवादियों के सबसे बड़े नेता थे, अब वो अब नहीं है, उनको आप लोगों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। बसवराजू के बाद कौन? प्रतिबंधित गैर कानूनी सीपीयू माओवादी संगठन का अंत बहुत निकट और निश्चित होगा। इसलिए इस माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई महासचिव, कोई सचिव, कोई नेता का आवश्यकता नहीं। संभवतः माओवादी इतिहास में बसवराज ही आखिरी महासचिव होगा, क्योंकि ये संगठन बिल्कुल एक इलीगल आउटफिट है। ये कोई संवैधानिक संगठन या संवैधानिक कोई पद नहीं जिसको लेकर एक के बाद दूसरे का सामने आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संगठन का इतना आतंकी इतिहास रहा है। इस संगठन की जो हिस्ट्री में अनेक निर्दोष ग्रामीण का हत्या, उनकी जान चली गई, उनका गंभीर रूप से अपंग हो गए। इस प्रकार पूरा खूनी इतिहास ही रहा। इसलिए इस संगठन का कोई भविष्य नहीं है और भविष्य होना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस संगठन का कोई भी अन्य व्यक्ति कैडर, कोई महासचिव नहीं बनेगा, कोई सचिव नहीं बनेगा। ये पूरा संगठन अभी आने वाला बहुत जल्दी उसका अंत होने वाला निश्चित है। नक्सली पहले कैंप में बहुत हमले करते थे, अब बहुत से कैंप बन गए हैं। अब वो वारदातें सामने नहीं आ रही कि नक्सली वो कैंप में हमले कर पा रहे हैं या जो भी हो। तो इसके पीछे क्या है? क्या कोई टेक्निकली तौर पर हम मजबूत हो गए हैं कि नक्सली हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? चाहे वो सीसीटीवी फोर्स के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, कैंपों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे हों, या कि हम निगरानी जो है नक्सलियों की निगरानी कर ले रहे हैं, हमारे कैंपों के आसपास भी वो नहीं आ पा रहे हैं। पूर्व में नक्सल कैडर्स द्वारा इलाके में जो सिक्योरिटी वैक्यूम का फ़ायदा उठाकर सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना या कैंप के ऊपर हमला करना, इस प्रकार का गतिविधि को अंजाम देते थे। लेकिन वर्तमान में हमारा कैंप डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी मजबूत है। सभी प्रकार का जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है उसको भी फ़ायदा उठाते हैं। अगेन सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी साधन संसाधन अवेलेबल है उसका फ़ायदा उठाकर हम अपना अभियान को भी बेहतर संचालित करते, साथ साथ जो कैंप डिफेंस है उसको भी मजबूत करते। इसलिए वर्तमान में जो माओवादी द्वारा किसी प्रकार को कैंप अटैक करके उसके हथियार लूटना, इस टाइप का घटना में काफ़ी कमी या बिल्कुल शून्य हो गई है। उल्टा यदि वो कोई कैंप अटैक करने के लिए प्रयास करते हैं उनको नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए 2024 में धर्मावरम करके हमारा एक कैंप है, उसमें माओवादी द्वारा कैंप अटैक करने के लिए कोशिश किया। उल्टा उनका 5 माओवादी कैडर मारा गए थे। उस बात को खुद माओवादी ने अपना प्रेस विज्ञप्ति में उसको स्वीकार किया। और इस प्रकार का जो घटना में जो माओवादी को ही नुकसान हो रहा है, इसलिए वर्तमान में कैंप को सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई समस्या सामने नहीं आ रहा। और आने वाले समय में हमारा जो डिफेंसिव कार्रवाई साथ साथ जो ऑपरेशन जो आउटपुट होना चाहिए उसमें भी काफ़ी और बेहतर करने के लिए पूरा उम्मीद है। डीआरजी की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा वाहवाही इस पूरे ऑपरेशंस को लेकर, चाहे वो कर्रेगुटा का 21 दिन का ऑपरेशन हो, चाहे अबुझमाड़ में बसवराजू को न्यूट्रलाइज करने वाला ऑपरेशन हो। डीआरजी की बात बहुत हो रही है, डीआरजी की तारीफ भी बहुत हो रही है। डीआरजी में एक वैसे भी लोग हैं जो आने वाले वक्त पर, जो पिछले कुछ समय में नक्सलियों के साथ थे, अब वो फोर्स में हैं सरेंडर करने के बाद। तो क्या लगता है कि इन डीआरजी के जो इन जवानों के आदिवासियों से रिश्ते कैसे हैं? वर्तमान में जो सुरक्षा बल और क्षेत्र की जनता के बीच के जो संबंध है काफ़ी मजबूत है और मधुर है। और डीआरजी खासतौर पर क्योंकि स्थानीय जो युवा युवती से भर्ती की गई बल है और इस क्षेत्र के जो भाषा है, भौगोलिक परिस्थिति है और अन्य जितना भी जो सर्कमस्टेंस है उसके बारे में काफ़ी वाकिफ़ है।
और डीआरजी के बारे में पहले लोग सोचते थे मतलब ये काफ़ी सरेंडर कैडर से बना हुआ संगठन या बल ऐसा करके, लेकिन डीआरजी शासन द्वारा एक नोटिफाइड एक फोर्सेस है, उसमें अधिकतम लोग है स्थानीय युवा युवती से भर्ती की गई डायरेक्ट रिक्रूट से, साथ साथ कुछ प्रोपोर्शन में जो सरेंडर माओवादी कैडर, क्योंकि उसके कारण से हमको इलाका का नक्सल गतिविधि के बारे में, उनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में, जिस तरीके से माओवादी काम करते उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए जो सरेंडर कैडर्स को भी कुछ परसेंटेज में हम डीआरजी में शामिल की जाती है और ये दोनों कॉम्पोनेंट मिलकर काफ़ी बेहतर काम करते आ रहे हैं। उसका परिणाम भी सबके सामने है। अभी हाल फिलहाल में जो सीपी माओवादी संगठन को जो सरगना बसवराजू को डेड बॉडी रिकवर की थी, उसमें भी डीआरजी फोर्सेस का काफ़ी एक बेहतर भूमिका रहा और इस प्रकार का अलग अलग ऑपरेशंस में सभी फोर्सेस के साथ मिलकर एक डीआरजी काफ़ी अच्छा काम करते आ रहा है, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा और आने वाले समय में सभी सुरक्षा बल द्वारा मिलकर इस क्षेत्र में जो नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए काफ़ी एक मजबूत संकल्प के साथ काम करेगा। उसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट इतने सालों में कि आपको जब लगा हो कि मौत आपके नज़दीक है? जैसा अभी हमारा सुरक्षा बल साथियों द्वारा काफ़ी बहादुरी से मतलब अनेक जो कठिन परिस्थिति को सामने करते हुए लगातार इस क्षेत्र की रक्षा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना जान को भी परवाह ना करके काम कर रहा है और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा कई साथी लोगों का शहादत भी हुआ। उन सब शहादत को हम हमेशा नमन करते, उससे प्रेरणा लेते ताकि क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हम और समर्पित होकर कार्य कर सकता है। जैसा ऐसा अनेक घटनाक्रम हुआ जो जिसमें काफ़ी रिस्की रहते हैं, तभी भी अपना ऑपरेशंस में जाते हैं। अभी ऐसे इस पोजीशन में तो मतलब ऑपरेशन स्वयं जाने से ज़्यादा हमको एक अन्य भूमिका है, इसको कोऑर्डिनेट करना है, मॉनिटर करना है, उस भूमिका में। लेकिन तब जैसा एएसपी रहा उस समय तब ऑपरेशंस में जाते हैं। ऐसा कई आईडी ब्लास्ट के जो घटनाक्रम को हमने नज़दीक से देखा, कई एनकाउंटर्स में हम लोग शामिल रहे, लेकिन माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा और क्षेत्र के जनता का हमेशा प्यार और स्नेह रहा। उन सब कारण से फिर उन सब घटनाक्रम से बाहर निकलकर आज आप सब लोग के बीच में है और निश्चित रूप से आने वाले समय हम सबका एक संकल्प है, जो शासन का भी यही संकल्प है और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है, बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके एक पूरा 40-50 साल से जो एक पहचान बन गई तो उसको बदल कर एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करके बस्तर को देश की दुनिया के एक नक्शा में एक नया स्वरूप के रूप में हम सामने रख सकता है, ताकि इस इलाका का जो अच्छी चीज़ बाहर का दुनिया में निकल कर सामने आ सकता है। बस्तर को लेकर और नक्सल ऑपरेशंस को लेकर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरह सुंदर राज जी ने कहा कि बस्तर का आगे आने वाला रोड मैप क्या होने वाला है, ऑपरेशंस बंद होंगे, नक्सल ऑपरेशन, नक्सलियों का किस तरह से खात्मा होगा और बस्तर के आदिवासियों का फोर्स को किस तरह साथ मिल रहा है। कैमरा पर्सन यासिन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।